हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू उमंग ट्यूटोरियल। दोस्तों, ये हमारे आगाज सीरीज का चौथा वीडियो लेक्चर है। आज के इस क्लास में हम जानेंगे आंतरिक अंकेक्षण परीक्षा 2021 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे। तो एक एक क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस करते हुए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, डीवीडी खाली स्थान का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए हार्ड डिस्क, ऑप्शन बी ऑप्टिकल डिस्क, ऑप्शन सी आउटपुट डिवाइस, या फिर ऑप्शन डी है सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। डीवीडी देखिए, डीवीडी को क्या कहा जाता है, तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है, डिजिटल वीडियो डिस्क कहा जाता है, ठीक है। और जो डीवीडी है वो आपके ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। सीडी हुआ, डीवीडी हुआ, बीआरडी हुआ, ब्लू रे डिस्क जिसको कहा जाता है, एचवीडी होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, ठीक है। ये जितने भी आपको दिखते हैं ये सारे क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके ऑप्टिकल डिस्क हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी ऑप्टिकल डिस्क। अब डीवीडी के बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। क्लियर है? देखिए, जो डीवीडी होता है इसको हिंदी में कहा जाता है अंकीय चित्रीय चक्रिका। अंकीय चित्रीय चक्रिका या फिर डीवीडी, जिसे डिजिटल वर्सटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है। हम लोग उसको आंसर ले चुके हैं, ठीक है। कैसा फॉर्मेट है? ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडिया फॉर्मेट है। और इसे 1995 में सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग द्वारा विकसित और आविष्कार किया गया था। तीन कंपनी थे बेसिकली, सोनी, पैनासोनिक और सैमसंग। क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ, इसको बेसिकली आपका जो सीडी वाला पोर्शन है उसको सोनी उठा लिया, ठीक है। पैनासोनिक ने क्या किया, डीवीडी वाला पोर्शन रख लिया, इस टाइप का। लेकिन तीनों का अधिकार किस पर था? डीवीडी पर। अलग अलग कंपनियों की डीवीडी आती है। अब डीवीडी का आकार पूछ लिया जाता है, डीवीडी में लगे हाथ आकार भी देख लेते हैं, ठीक है। इसकी जो भंडारण क्षमता होती है, स्टोरेज कैपेसिटी होती है, वो डिपेंड करता है इसके लेयर के ऊपर, किस कितने लेयर में है। देखिए, सिंगल साइडेड सिंगल लेयर, एक डीवीडी है उसका एक साइड में एक ही लेयर में अगर होता है तो उसका साइज रहता है, ये आपका नॉर्मल माना जाता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में आपका जो डीवीडी रहता है वो कितना रहता है? 4.7 GB, ठीक है। अब उसके बाद आता है सिंगल साइडेड डबल लेयर, एक ही डीवीडी में दो लेयर होते हैं, तब वो उसका साइज हो जाता है 8.5 GB। अगला जो डीवीडी आता है वो है डबल साइडेड सिंगल लेयर, ठीक है। दो साइड, दोनों डीवीडी के आगे और पीछे दोनों साइड रहेगा, तो वो कितना होगा? 9.4 GB। और लास्ट होता है डबल साइडेड डबल लेयर। ये रेयर केस है, ठीक है, रेयर मिलता है, बहुत ज्यादा इसका प्रचलन नहीं है। डबल साइडेड डबल लेयर का जो आकार रहता है वो याद रखिएगा 17.08 GB। तो चार आकार के डीवीडी हम लोग देखें कौन कौन सा। सिंगल साइडेड सिंगल लेयर में 4.7 GB, सिंगल साइडेड डबल लेयर 8.5 GB, डबल साइडेड सिंगल लेयर में 9.4 GB और डबल साइडेड डबल लेयर में 17.08 GB। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट के बीच का पहला नेटवर्क कौन सा था? द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड ऑफ इंटरनेट वॉस। ऑप्शन ए अर्पानेट, ऑप्शन बी एनएसएफ नेट, ऑप्शन सी वी नेट, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्लियर है? देखिए, इंटरनेट के बीच का जो पहला आपका नेटवर्क है उसको कहा जाता है क्या? अर्पानेट। ये चीज क्लियर है? ये अमेरिका द्वारा बनाया गया था अर्पानेट, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्पानेट। अब अर्पानेट क्या है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, अर्पानेट का जो फुल फॉर्म होता है वो है एडवांस रिसर्च, देखिए ए से एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, और ए से होता है एजेंसी। एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, एजेंसी, और नेट का होता है नेटवर्क, ठीक है। एक शुरुआती पैकेट स्विचिंग नेटवर्क और टीसीपी स्लैश आईपी अर्थात ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश इंटरनेट प्रोटोकॉल प्रोटोकॉल सूट को लागू करने वाला पहला नेटवर्क था। अर्पानेट की शुरुआत संयुक्त राज्य अमेरिका अर्थात यूएसए के रक्षा विभाग की उन्नत अनुसंधान परियोजना एजेंसी, जिसको कहा जाता है उन्नत अर्थात एडवांस, अनुसंधान अर्थात रिसर्च, परियोजना अर्थात प्रोजेक्ट, और एजेंसी अर्थात आपका ए एजेंसी, ठीक है। तो यहीं से बना क्या? अर्पा।
ARP, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, अर्पा। और अर्पा का नेट था इसलिए इसको क्या कहा गया, अर्पा नेट कहा गया। क्लियर है? तो अर्पा नेट क्या है, इंटरनेट नेटवर्क का सबसे पहला बीज था। ठीक है, द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड ऑफ इंटरनेट वाज अर्पा नेट। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के सूचना प्रसंस्करण चक्र में मुख्य रूप से खाली स्थान भाग होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी है, यहां पे सी है, सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी है 4। ठीक है, तो देखिए सूचना प्रसंस्करण तंत्र चक्र जिसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। तो कंप्यूटर में ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल जो होता है इसमें बेसिकली आपके 4 भाग होते हैं। ठीक है, कितने भाग होते हैं, 4 भाग। कौन कौन से? एक होता है देखिए इनपुट, दूसरा होता है आपका आउटपुट, तीसरा होता है प्रोसेसिंग, और इस प्रोसेसिंग को हम लोग इनपुट आउटपुट करने के मध्य स्टोर करते हैं। तो 4 अलग अलग पार्ट हुए, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोर। ठीक है, इमेज के माध्यम से अगर समझें हम लोग इसी चीज को, कितने होंगे, इसका आंसर होगा 4। ठीक है, इमेज के माध्यम से समझें तो देखिए सबसे पहले आपका जो डेटा है, डेटा का इनपुट दिया जाता है, डेटा का आउटपुट लिया जाता है। वो डेटा किस में परिवर्तित होता है, इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन के प्रोसेस में। पहला हो गया इनपुट, दूसरा हो गया आउटपुट, बीच का प्रोसेस हो गया तीसरा प्रोसेसिंग, और उस प्रोसेस को आप स्टोर भी करते हैं। तो ये कुल 4 होते हैं। क्लियर है? कभी भविष्य में आपको ये क्वेश्चन दिखता है तो इसका आंसर कौन सा होगा, 4 होगा। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल कितने पार्ट होते हैं, तो 4 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग और स्टोरेज। तब जाके जो आपका डेटा है अर्थात जो रॉ फैक्ट है वो एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो पाता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के लिए दूसरा नाम क्या है? ठीक है, ऑप्शन ए पेज प्रिंटर, ऑप्शन बी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर, ऑप्शन सी इंपैक्ट प्रिंटर, या ऑप्शन डी है आपका स्प्रे प्रिंटर। पहला चीज आपको पता है, डॉट मैट्रिक्स जो प्रिंटर है ये किस प्रकार का प्रिंटर है? हमको पता है ये इंपैक्ट प्रिंटर है। ठीक है, पढ़े हैं प्रिंटर का। तो इसके लिए हम लोग इसको पेज प्रिंटर नहीं लेंगे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर याद रखिएगा कैरेक्टर प्रिंटर है। कैसा प्रिंटर है? कैरेक्टर प्रिंटर। ठीक है, डॉट 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 बनाकर ये कैरेक्टर बनाएगा। ठीक है, चूंकि ये इंपैक्ट प्रिंटर है तो नॉन इंपैक्ट प्रिंटर तो होगा नहीं, ये इंपैक्ट प्रिंटर है। स्प्रे प्रिंटिंग कौन करता है? तो इंक जेट करता है। ये इंक जेट है क्या? तो नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी, इंपैक्ट प्रिंटर। अब देख लेते हैं प्रिंटर का जो प्रकार हम लोग देखे थे इंपैक्ट प्रिंटर में। इंपैक्ट प्रिंटर 2 प्रकार के होते हैं, कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। कैरेक्टर प्रिंटर में आपका ये वाला जो पूछा गया था डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इसके अलावा डेजी व्हील प्रिंटर, प्रीवियस सेशन में भी हम लोगों ने पीवाईक्यू के सेशन में देखा था। इसके अलावा लाइन प्रिंटर में आपको ड्रम प्रिंटर और चेन प्रिंटर मिलते हैं। ये दोनों भी कैसे प्रिंटर हैं? इंपैक्ट प्रिंटर है। और इंपैक्ट प्रिंटर क्या होता है? तो जो कागज को स्पर्श करता है, जिसका प्रिंटिंग हेड कागज से टकराता है, वही कैसा प्रिंटर कहलाता है? इंपैक्ट प्रिंटर कहलाता है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? ऑप्शन ए स्कैनर प्रिंटर मॉनिटर, ऑप्शन बी कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, ऑप्शन सी माउस प्रिंटर मॉनिटर, या फिर ऑप्शन डी प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। देखिए यहां पे आप केवल आउटपुट पूछा गया, पहला चीज। स्कैनर इनपुट डिवाइस है तो ये नहीं होगा, कीबोर्ड ये इनपुट डिवाइस है, ये नहीं होगा, माउस ये भी इनपुट डिवाइस है, ये नहीं होगा। ऐसे ही आप क्लियर देख सकते हैं। प्लॉटर प्रिंटर का ही बड़ा प्रकार है जिसमें हम लोग ग्राफिक्स प्रिंट करते हैं, तो ये आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर भी आपका हार्ड कॉपी देने वाला पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है, और मॉनिटर भी आपका सॉफ्ट कॉपी देने वाला पॉपुलर आउटपुट डिवाइस है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, इनमें से कोई एक तेज और महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन ए पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन सी लैपटॉप, या फिर ऑप्शन डी नोटबुक। देखिए यहां पे आपको पता होगा सुपर कंप्यूटर, यहां पे एक वर्ड यूज कर दिया सबसे महंगा। ठीक है, तेज भी है और महंगा भी है। और सबसे महंगा हमको पता है, नहीं पता होगा तो याद रख लीजिए, सबसे महंगा कौन सा कंप्यूटर होता है? सुपर कंप्यूटर, जो गिनती में रहते हैं किसी भी देश के पास। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर तो हर आदमी के पास होता है, लैपटॉप हर आदमी के पास हो सकता है, नोटबुक हर आदमी के पास, लेकिन सुपर कंप्यूटर जो है वो देश में गिनती के वो में रहते हैं। ठीक है, मतलब आदमी तो छोड़िए, किसी किसी स्टेट में भी एक सुपर कंप्यूटर नहीं होगा।
भारत के कई स्टेट ऐसे होंगे जिनके पास खुद का सुपर कंप्यूटर नहीं होगा। क्लियर है? तो सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? सुपर कंप्यूटर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खंड पावर पॉइंट प्रस्तुति के स्लाइड लेआउट में मौजूद नहीं है? पहला चीज नहीं है, नकारात्मक। और किसमें? स्लाइड लेआउट में। ऑप्शन मिला है यहाँ पे, ऑप्शन ए टाइटल्स, ऑप्शन बी एनिमेशंस, ऑप्शन सी लिस्ट्स, ऑप्शन डी है चार्ट्स। देखिए इसका आंसर जो होगा वो होगा एनिमेशन। अब एनिमेशन कैसे है, तो मैं उसके लिए आपको यहाँ पे स्लाइड में थोड़ा दिखा देता हूं। ये पूछा क्या है, स्लाइड लेआउट। यहां आप देख पाएंगे ये है आपका स्लाइड जोड़ने का लेआउट है। ठीक है, ये लेआउट यहां आप देख पा रहे होंगे, ये जो लेआउट है ये किस किस प्रकार से रहता है, कौन कौन सा खंड मौजूद नहीं है। टाइटल्स का मतलब होता है कुछ भी आप लिखने के लिए जो बॉक्स आता है, इस प्रकार का जो बॉक्स रहता है, यहां लिखा भी है टाइटल स्लाइड। ठीक है, उसके बाद अगला होता है लिस्ट। लिस्ट में हम लोग इस टाइप का लिस्ट डाल सकते हैं जो कि आपको यहाँ टाइटल एंड कंटेंट वाले में मिल जाएगा। अगला आता है चार्ट, जो पाई चार्ट या आपका जो बार चार्ट बनाते हैं इस प्रकार का। ठीक है, जिसको हम लोग आरेख बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये सब बनाने का भी देता है। जैसे इसको हम लोग थोड़ा बड़ा करें, सेम क्वेश्चन मैं यहाँ क्वेश्चन को यहाँ रख दिया हूँ। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ है, सेम क्वेश्चन। जो लेआउट है इस लेआउट में देखिए टाइटल के लिए दिया रहता है। यहां पे आप ध्यान से देखेंगे, इसमें अगर आप लोग नहीं चलाए हैं तो मैं बता दूं, जो कंपैरिजन वाला है, ठीक है, कंटेंट विद कैप्शन है, पिक्चर विद कैप्शन है, ब्लैंक भी आता है, इवन आपका टाइटल्स ओनली आता है जिसमें टाइटल रहेगा, लिस्ट रहेगा, चार्ट रहेगा। लेकिन जो एनिमेशन है, ये एनिमेशन यहाँ लेआउट में नहीं रहता, उसके लिए अलग से एनिमेशन का एक आपका मेनू बना रहता है। तो आप ध्यान से देखेंगे ये लेआउट जो है वो होम में है आपके। ठीक है, ये लेआउट किस मेनू में है? होम मेनू में। और जो एनिमेशन है इसका खुद का मेनू है, एनिमेशन मेनू। तो ये एनिमेशन जो है ये अलग से मेनू है, ये आपके लेआउट के अंदर नहीं रहता। ठीक है, स्लाइड लेआउट जो है उसमें ये नहीं रहता एनिमेशन। तो वही चीज पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन कंप्यूटर थ्रेट का क्लास है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट? ऑप्शन ए फिशिंग, ऑप्शन बी सॉलिसिटिंग, ऑप्शन सी डॉस अटैक, या फिर ऑप्शन डी स्टैल्किंग। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन विलोपित होना चाहिए था। इस क्वेश्चन को मैं अपने हिसाब से मैं मान के चलता हूं विलोपित होना चाहिए। वैसे आयोग ने इसका आंसर लिया है फिशिंग। मैं वो चीजें क्लियर कर देता हूं, और हम लोग जानते हैं फिशिंग होता क्या है। फिर आगे आऊंगा क्यों विलोपित होना चाहिए उस पर भी। देखिए फिशिंग हैकर्स द्वारा इंटरनेट पर नकली वेबसाइट या ईमेल के माध्यम से इंटरनेट यूजर के साथ की गई धोखेबाजी को कहते हैं। मैं पहले भी फिशिंग के बारे में बताया हूं। ठीक है, जिस प्रकार मछली पकड़ने के लिए कांटे में चारा लगाकर डाला जाता है और चारा खाने के लालच या धोखे में आकर मछली कांटे में फंस जाती है, उसी प्रकार फिशिंग द्वारा आपकी निजी जानकारी को धोखेबाजी के माध्यम से चुरा लेते हैं और उसका गलत उपयोग करते हैं, और यही कहलाता है क्या? फिशिंग, जो एक कंप्यूटर थ्रेट है। पहला चीज ये हो गया। चलिए बढ़िया आंसर लिया गया। ठीक है, अच्छा लगा। मेरे हिसाब से जो कंप्यूटर थ्रेट है वो कौन सा और एक होना चाहिए, तो डॉस अटैक। डॉस का होता है डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, आगे इसको भी मैं बताऊंगा, डिनाइल ऑफ सर्विस होता है डॉस का फुल फॉर्म। ये डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है ना। डॉस अटैक का मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां अटैक वर्ड यूज हो गया, मतलब आप याद रखिएगा डेनियल ऑफ सर्विस होगा। ठीक है, सॉलिसिटिंग का मतलब क्या होता है, तो ये याद रखिएगा प्रार्थना करना। सॉलिसिटिंग का अर्थ क्या होता है? प्रार्थना करना। और स्टॉकिंग का अर्थ होता है पीछा करना। स्टॉक करना आप बोल सुने होंगे आप लोग, स्टॉक करता है, तो वो स्टॉकर वाला स्टॉकिंग है। ठीक है, स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? पीछा करना होता है, और सॉलिसिटिंग का मतलब होता है प्रार्थना करना या विनती करना। तो ये दोनों तो है ही नहीं, पहला कट गया। अब ये दोनों होना चाहिए था। डॉस अटैक को मैं आगे बताता हूं। ठीक है, वो भी कंप्यूटर थ्रेट है, लेकिन उसको आंसर नहीं लिया गया है, ये विलोपित नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 83 जो है वो विलोपित होना था, लेकिन विलोपित नहीं हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। आंसर लिया गया फिशिंग को। अब जो आपका डॉस है, डेनियल ऑफ सर्विस, उसको समझते हैं। डिनायल ऑफ सर्विस या फिर डॉस, हमला एक सुरक्षा खतरा है जो तब होता है जब कोई हमलावर वैध उपयोगकर्ताओं के लिए कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क, सेवाओं या अन्य सूचना प्रौद्योगिकी
संस्थानों तक पहुंच को असंभव बना देता है। अब इसमें क्या होगा, तो देखिए बेसिकली आपका जो सिस्टम है जो सर्विस दे रहा है उसमें इतने ज्यादा क्या भर देंगे, स्पैम भर देंगे, आपके सिस्टम को इतना ज्यादा स्लो कर देंगे कि आपका जो सिस्टम है वो नेटवर्क से जुड़कर काम करने में असमर्थ हो जाएगा। ठीक है, वो सर्विस देने से डिनाई कर देगा, इसी को कहा जाता है डिनायल ऑफ सर्विस। इस प्रकार के हमलों में हमलावर आमतौर पर वेब सर्वर, सिस्टम या नेटवर्क पर ट्रैफिक भर देते हैं। ध्यान रखिएगा, ट्रैफिक, नेटवर्क पर ट्रैफिक भर देते हैं जो पीड़ित के संसाधनों पर ही हावी हो जाता है और किसी अन्य के लिए उन तक पहुंच बनाना मुश्किल या असंभव बना देता है, और इसके कारण ही आपका जो सर्विस है उसका क्या हो जाता है, डिनायल। इसीलिए इसको कहा जाता है डिनायल ऑफ सर्विस। कोई भी सर्विस वो सिस्टम या वो कंप्यूटर या वो सर्वर नहीं दे पाता। ठीक है, जो ये भी एक क्या है, थ्रेट है, लेकिन इसको आंसर नहीं लिया गया है। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अस्पताल में कंप्यूटर का क्या उपयोग है? ऑप्शन ए, रोगी का प्रवेश करने के लिए। ऑप्शन बी, रोगी का रिकॉर्ड रखने के लिए। ऑप्शन सी, रोगी का निदान करने के लिए, या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। देखिए आपके हॉस्पिटल में रोगी को एंट्री देने के समय जब आप एडमिट होते हैं तो एडमिट के समय भी क्या यूज किया जाता है, सिस्टम यूज किया जाता है। ठीक है, उनका रिकॉर्ड बनाने के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए भी सिस्टम का यूज किया जाता है। पहले एक जमाने में नहीं था, लेकिन अब ये भी किया जाता है। रोगी के ट्रीटमेंट में भी आप देखेंगे जो आईसीयू है वहां भी आपके कंप्यूटर वाले यंत्र लगे रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं उसमें भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो रोगी का निदान करने, ये तीनों ही क्या होंगे, सही होंगे। ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। सारी चीजें कंप्यूटर के माध्यम से की जाती हैं। आप देखेंगे टेस्ट जो है वो सारी चीजें कंप्यूटर से पॉसिबल है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मैं पहले भी बताया था कि अगर आपको उपरोक्त सभी मिलता है तो 90% केस में कंप्यूटर में, फिलहाल मैं दूसरे सब्जेक्ट का नहीं बोलूंगा, कंप्यूटर के केस में 90% केस में आपका उपरोक्त सही सभी ही आंसर होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल का भाग कहलाता है? ऑप्शन ए, मैसेज बॉक्स। ऑप्शन बी, आउटलुक एक्सप्रेस। ऑप्शन सी, मैसेंजर मेल बॉक्स, या फिर ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए ये क्वेश्चन भी मेरे हिसाब से विलोपित होना चाहिए, मैं रीजन भी बता रहा हूं। ठीक है, इसका आंसर आयोग के द्वारा लिया गया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आयोग ने पल्ला झाड़ लिया। रीजन मैं बता रहा हूं, इंटरनेट एक्सप्लोरर का जो ईमेल भाग आता है उसके दो नाम मिलते हैं। पहला जो नाम था वो था मैसेज बॉक्स। मैसेज बॉक्स के नाम से वो इंटरनेट एक्सप्लोरर का ईमेल आता था। ठीक है, बाद में उसको किया गया आउटलुक एक्सप्रेस। इंटरनेट एक्सप्लोरर याद रखिएगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका है, तो ये किसका है, माइक्रोसॉफ्ट का है। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर भी बंद हो चुका, अब इसके जगह कौन सा आ रहा है, एज आ रहा है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज। ठीक है, तो ये एज में क्या यूज होता है, तो आउटलुक यूज होता है। विंडोज में आपको लॉगिन करना है, मेल देखना है तो आउटलुक पहले, लेकिन आउटलुक एक्सप्रेस उससे पहले मैसेज बॉक्स। अब ये डिफाइन नहीं किया गया है किस समय का है, और जहां तक है मुझे लगता है आयोग ने आउटलुक के नाम से उपरोक्त में से कोई नहीं को आंसर लिया हुआ है। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, इसके लिए मैं थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट में ही सर्च किया, आपको मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन क्या था, ईमेल कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर इज कॉल्ड। यहां जूम करके भी मैं दिखा दे रहा हूं। आंसर क्या है, बिंग का मैसेज बॉक्स। चलिए ये सही हो गया। अब दूसरा देखिए, इधर चैट जीपीटी और आपके बिंग का जो चैट जीपीटी रहता है उससे मैं पूछा ईमेल कंपोनेंट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर, वो उसका आंसर क्या मिला आपको, आउटलुक एक्सप्रेस। तो ये भी सही हो गया। ठीक है, और वर्तमान में क्या है, तो याद रखिएगा वर्तमान में आउटलुक है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर अब नहीं है, अब है एज। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यूएसबी का पूर्ण रूप है, पूर्ण रूप खालिस्तान है। ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म सर्विस बस। ऑप्शन बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ऑप्शन सी, यूनिवर्सल सेक्टर बफर, या फिर ऑप्शन डी है यूनिवर्सल सर्विस बस। आपको सबको पता है यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, ये सारी चीज जो एब्रीविएशन है उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके देखिएगा। जितने एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट एब्रीविएशन है, संक्षेप शब्द हैं, उनको उसमें पूरी तरह समझाया गया है। ठीक है,
तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, यूनिवर्सल सीरियल बस। अब देखिए जो यूएसबी होता है ये बहुत सारे टाइप में मिलता है। एग्जाम्पल के लिए कभी आपको पूछ दे ये निम्न में से कौन सा यूएसबी का टाइप नहीं है, इस टाइप का अगर कभी क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा यूएसबी टाइप ए जो हम लोग के चार्जर में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यूएसबी टाइप बी एक रहता है जो प्रिंटर का रहता है, प्रिंटर में नॉर्मली यूज किया जाता है टाइप ए टू बी। उसके अलावा यूएसबी 3.0 जो बाद में आया, ठीक है, फ्लैश ड्राइव वाला। उसके बाद आता है यूएसबी मिनी जिसमें नॉर्मली आपके मोबाइल चार्ज होते हैं, मोबाइल वो भी पुराने वाले, ठीक है। यूएसबी माइक्रो आया, ये जो यूएसबी माइक्रो है ये कुछ साल पहले ही बंद हुआ है, अभी भी किसी किसी फोन में रहेगा यूएसबी माइक्रो, आप यहां से देख पाएंगे। अभी वर्तमान में चलन है यूएसबी टाइप सी का, और उसके अलावा यूएसबी माइक्रो बी। ये जो यूएसबी माइक्रो बी है ये आपके एचडीएमआई के एडवांस रूप में आ रहा है, ठीक है। पहले एचडीएमआई का जो आता था उससे एडवांस आ रहा है एचडीएमआई माइक्रो बी करके। तो इस प्रकार से आपके यूएसबी भी अलग अलग टाइप में मिलते हैं। अगर आप देखें तो यूएसबी टाइप ए, यूएसबी टाइप बी, यूएसबी टाइप सी, इसके अलावा यूएसबी 3.0, यूएसबी मिनी, यूएसबी माइक्रो और यूएसबी माइक्रो बी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या सबसे अच्छा वर्णन करता है कि एक इंकजेट प्रिंटर एक छवि को कैसे प्रिंट करता है? ऑप्शन ए, कैरेक्टर बनाने के लिए एक बार में एक डॉट, कैरेक्टर बनाने के लिए स्प्रे पेंटिंग, स्याही लगी रिबन को स्ट्राइक करना, कागज पर स्याही छोड़ना। मैं आपको बता दे रहा हूं इसका आंसर जो होगा वो भी देख लेंगे। कैरेक्टर बनाने के लिए एक बार में एक डॉट करता है कौन सा प्रिंटर? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। स्प्रे पेंटिंग कौन करता है? इंकजेट करता है। स्याही लगी रिबन को स्ट्राइक कौन करता है? तो जो टाइपिंग वाला रहेगा। और टाइपिंग वाला कौन सा है ये आपको अगर पता होगा तो मैं बता दे रहा हूं, डेजी व्हील है। डेजी व्हील क्या करता है? टाइपिंग वाला काम करता है। तो स्याही लगी रिबन पर स्ट्राइक करने का काम। और कागज पर स्याही छोड़ना ये करता है आपका लेजर जेट, लेजर प्रिंटर। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, कैरेक्टर बनाने के लिए स्प्रे पेंटिंग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, अनचाही कमर्शियल ईमेल खाली स्थान कहलाता है? ऑप्शन ए स्पैम, ऑप्शन बी मालवेयर, ऑप्शन सी वायरस या फिर ऑप्शन डी स्पाईवेयर। पहला चीज ईमेल, देखिए ईमेल में आपका स्पैम आएगा, इसका आंसर भी स्पैम ही होगा। कमर्शियल ईमेल जो अनचाही रहेंगी या अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज नोन एज स्पैम, ठीक। मालवेयर, वायरस, स्पाईवेयर ये सब क्या है? मालवेयर या फिर मैलिशियस सॉफ्टवेयर के अंदर ही आएंगे, ठीक है। मालवेयर भी मालवेयर में आएगा, वायरस, स्पाईवेयर। लेकिन आपका जो स्पैम है वो ईमेल के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन ए स्पैम। देखिए आपका जो ईमेल रहता है उसमें फिल्टर होता है, ईमेल फिल्टर लगा रहता है। एक आएगा आपके इनबॉक्स में, एक जाता है स्पैम में। और इनबॉक्स या स्पैम का आप डिलीट करते हैं तो एक फोल्डर बना रहता है ट्रैश, जिसको हम लोग सिंपल शब्द में बोले तो डस्टबिन। तो इस ट्रैश में जाकर इनबॉक्स का कुछ आप डिलीट करते हैं तो कहां जाएगा? वो ट्रैश में। स्पैम से डिलीट करेंगे वो भी ट्रैश में। स्पैम में कौन जाएगा? तो अनचाहा कमर्शियल ईमेल। उसको कौन फिल्टर करता है? तो आपकी जो मेल प्रोवाइडिंग कंपनी है वो फिल्टर करता है, ठीक है। अगर वो बल्क में मैसेज जाता है तो वो स्पैम फोल्डर में चला जाता है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, एक चित्र को खाली स्थान शामिल किया जा सकता है? वर्ड फाइल, ऑप्शन बी एक्सेल फाइल, ऑप्शन सी पावर पॉइंट फाइल या फिर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जहां मैं आपको बताया था 90% वाला रूल, वही रूल इसमें लागू होगा। एक चित्र को हम लोग वर्ड फाइल में डाल सकते हैं, एक्सेल में डाल सकते हैं, पावर पॉइंट में भी डाल सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में। ये तीनों जो है आप देखेंगे वर्ड में भी हम लोग पिक्चर डाल सकते हैं, एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? नकारात्मक टाइप क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विंडोज 7, ओपेरा, एडोब या फिर सोलारिस। ऑप्शन है आपके विंडोज 7, ओपेरा, एडोब या फिर सोलारिस। सोलारिस ओपन सोलारिस के नाम से जाना जाता है, चूंकि ये क्या है? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है पूछा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ये तो नहीं होगा।
विंडोज 7 भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी नहीं होगा। हाँ, इसमें आप ध्यान दीजिएगा, ऑपेरा जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि क्या है, ये ब्राउजर है। तो ये हो सकता है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन अडोबी भी आपका ब्राउजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ओएस नहीं है, याद रखिएगा। अडोबी क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है, तो ये भी नहीं है। अर्थात इसके दो आंसर होंगे, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। इसीलिए ये क्वेश्चन विलोपित हो गया। क्लियर है? आशा है ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अगले सेशन में हम जानेंगे स्टेनोग्राफर एंड स्टेनोटाइपिस्ट परीक्षा 2021 के बारे में। ठीक है, इस वीडियो में मैं टारगेट रखता हूं 50 लाइक का। अगर ये 50 लाइक होता है देन इस सीरीज का अगला वीडियो आएगा। आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो लाइक करें। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।